मनीष सिसोदिया करीब 1.25 साल से जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन तो उससे पहले से ही जेल में है। संजय सिंह करीब 6 महीने तक जेल की हवा खाकर जमानत पर बाहर निकले, लेकिन इन सब को लेकर कभी वैसी कोई बात आम आदमी पार्टी ने नहीं की, लेकिन जो अब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से की जा रही है। करीब करीब हर दूसरे दिन कोई ना कोई मंत्री, सांसद, पंजाब के सीएम या फिर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जेल के चक्कर लगाने जाते हैं और जेल के बारे में नई नई कहानियां सबको सुनाते हैं। आतिशी मारलेना और राघव चड्ढा केजरीवाल से एक दिन पहले ही मिलकर लौटे हैं और लौटते ही आतिशी मारलेना ने केजरीवाल की एक नई दुख भरी कहानी सबको सुना दी। मारलेना ने कहा कि केजरीवाल को 4x4 फुट के कमरे में रखा गया है क्योंकि जेल के कमरे इतने ही बड़े होते हैं। अब मारलेना की इस कहानी पर वो तो कतई भरोसा नहीं करेगा जिसने जेल के कमरे में सत्येंद्र जैन की वीडियो को देखा होगा। जेल के अंदर मसाज करा रहे सत्येंद्र जैन के कमरे को देखने के बाद ये तो साफ है कि वो कमरा 4x4 का तो कतई नहीं है, क्योंकि कमरे में खाट है, खाट पर जैन का बिस्तर, कई लोग कुर्सी डालकर जैन से बात कर रहे हैं। कम से कम 4x4 के कमरे में इतना सब कुछ तो नहीं हो सकता। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में सहानुभूति पाने की जो पुड़िया बिकी नहीं, आतिशी मारलेना उसी को फिर से बेचने की कोशिश कर रही हैं। मारलेना गई तो थी दिल्ली के जल संकट पर बात करने, लेकिन लौटी तो कहानी लेकर बैठ गई जिस पर शायद ही कोई भरोसा करे। दिल्ली में जल और बिजली संकट पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली सरकार पर इन मामलों में विपक्ष पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बीच आतिशी और राघव के द्वारा केजरीवाल से मुलाकात की। आतिशी ने तिहाड़ जेल के बाहर मीडिया से कहा केजरीवाल ने बिजली और पानी से संबंधित मुद्दों के बारे में बातचीत की और बताया कि तिहाड़ जेल में टेलीविजन पर दिल्ली में जल संकट की खबरें देखी। आगे कहा कि केजरीवाल ने उन्हें जल संकट से निपटने के लिए यथाशीघ्र सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। आतिशी ने आगे बताया कि सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे लोगों के बीच जाएं और अपने क्षेत्र में लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाएं। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में आग लगने की घटना के कारण दिल्ली में हुई बिजली कटौती के बारे में जानकारी ली। केजरीवाल ने हमें भविष्य में बिजली संकट को रोकने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने को कहा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल संकट पर टेलीविजन द्वारा नजरें बनाए हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सलाखों के पीछे रहकर भी केवल दिल्ली के लोगों के और उनकी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। आतिशी और राघव चड्ढा दोनों ने केजरीवाल से आधे घंटे मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में गहराते जल संकट को लेकर आतिशी मारलेना हर दिन अपने बयान बदल रही हैं। आतिशी न सिर्फ अपना बयान बदल रही हैं बल्कि नए आरोपों का पिटारा भी खोल रही हैं, जिसका कुल मतलब यही है कि जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार कतई जिम्मेदार नहीं, वो तो कट्टरता के साथ दिल्ली वालों की सेवा कर रही है, लेकिन कोई करने ही नहीं दे रहा। हरियाणा और हिमाचल सरकार पानी नहीं देने का आरोप जब सुप्रीम कोर्ट में निराधार साबित हुआ तो हिमाचल ने पूरा पानी दे दिया और हरियाणा ने वो पानी दिल्ली भेज दिया। तो आतिशी मारलेना ने ये कहकर हरियाणा सरकार पर आरोप लगा दिया कि दिल्ली का पानी हरियाणा की तरफ से टैंकर माफिया चोरी करते हैं और हम उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें। कभी आतिशी कहती हैं कि टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से जल संकट का समाधान नहीं होगा क्योंकि वो तो बेहद कम पानी चुरा पाते हैं, और इस बात को कहे 24 घंटे भी नहीं बीते अब आतिशी ने दिल्ली पुलिस को भी लपेटे में लिया। आतिशी ने कहा कि लगातार इसके लिए हरियाणा की और केंद्र की बीजेपी सरकार दोषी है। दिल्ली सरकार जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, जहां कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के लिए फटकार लगाते हुए कहा था कि हरियाणा से दिल्ली को उसके हक का पूरा पानी मिल रहा है। हालांकि दिल्ली में पानी की किल्लत को देखते हुए कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके पास पड़े अतिरिक्त 133 क्यूसेक पानी को दिल्ली को देने का निर्देश दिया था। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि सवाल ये उठता है कि जब हरियाणा से पूरा पानी मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश से भी अतिरिक्त पानी की व्यवस्था कोर्ट द्वारा कराई गई है, तो फिर अब तक दिल्ली में जल संकट क्यों बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसका कारण दिल्ली में पानी की बर्बादी, टैंकर माफियाओं द्वारा पानी की चोरी, अक्षम पानी प्रबंधन। जल मंत्री आतिशी की इस कमियों को सिरे से नकारते हुए अलग ही कारणों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। उनका आरोप है कि दिल्ली में टैंकर माफियाओं पर लगाम इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं पा रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इन टैंकर माफियाओं पर पूरी तरह से लगाम लग जाए तो भी दिल्ली में पानी की समस्या जस के तस बनी रहेगी। ये टैंकर माफिया ज्यादा से ज्यादा 1 MGD पानी की कालाबाजारी करते हैं, जबकि दिल्ली को 50 MGD पानी की आवश्यकता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन लॉस को भी पानी की कमी का एक कारण बताया जा रहा है। जल मंत्री के इस बयान पर दिल्ली बीजेपी ने जमकर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक फिल्मी पार्टी है। आश्चर्यजनक रूप से उनकी पटकथा लेखकों के पास उचित जलापूर्ति सुनिश्चित करने में अपनी विफलता का बचाव करने के बहाने समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार और पानी की चोरी और ट्रांसमिशन लीकेज नुकसान को रोकने की सरकार की विफलता पर दिल्ली के लोगों द्वारा निंदा पर दिल्ली के लोगों को जवाब देने का दिन है, तो आतिशी ने फिर से पुरानी स्क्रिप्ट का सहारा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को अदालत ने तगड़ा झटका दे दिया। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में उन्होंने 2 जून को सरेंडर किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अरविंद केजरीवाल ने सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी, मगर कोर्ट ने याचिका ठुकरा दी। अब कोर्ट के आदेश पर ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप होगा। लेकिन केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी पत्नी उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साथ जुड़े जब मेडिकल बोर्ड उनकी जांच करे। हालांकि इस तरह की मांग केजरीवाल पहले भी अदालत से कर चुके हैं, लेकिन अब अदालत ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था। उस तरह इस बार भी केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल को मेडिकल चेकअप वाली बोर्ड में शामिल करना चाहा। इसके लिए उन्होंने राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की। जज ने केजरीवाल की ओर से दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित कर दी। इस अर्जी में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की स्थिति, उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई है। न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों के मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जज ने कहा, आरोपी की ओर से उनकी पत्नी को चिकित्सा बोर्ड में शामिल करने के निर्देश देने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल के अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं। अर्जी पर 15 जून को सुनवाई होगी। ईडी ने कार्यवाही के दौरान अदालत से सुनवाई 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि वो आरोपी की सुविधा के लिए अगली सुनवाई की तारीख तय करेंगे, न कि जांच एजेंसी की सुविधा के हिसाब से। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, न कि ईडी की हिरासत में। अगर वह कुछ सुविधा चाहते हैं तो आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई भूमिका नहीं निभानी। वह न्यायिक हिरासत में है, मैं उनकी सुविधा पर विचार करूंगा, न कि आपकी। राउस एवेन्यू कोर्ट के सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 19 जून को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जेल अधिकारियों से भी जवाब मांगा। दरअसल केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले भी स्वास्थ्य आधार पर केजरीवाल अंतरिम जमानत देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल में हो सकता है, ऐसे में जमानत की जरूरत नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने को और तैयार करने में हुई गड़बड़ी। ईडी ने मामले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, सारे आरोप फर्जी हैं। आतिशी मारलेना ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब राजनीति के बदले की भावना के तहत किया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ हमारे लोग हैं। अदालत के सामने 2 मांगे रखी गई हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि मेडिकल जांच के दौरान उनकी पत्नी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। स्पेशल जज मुकेश कुमार की अदालत ने केजरीवाल की मांग पर तिहाड़ प्रशासन से जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र में घाटा उठाना पड़ा, लेकिन आरएसएस महाराष्ट्र में हुए नुकसान के लिए ज्यादा आहत है। महाराष्ट्र में बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें ही मिलीं, जबकि 2019 में उसे 23 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा के लिए चिंता की बात यह भी रही कि उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी 7 सीट जीत पाई। इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी को तो महज 1 सीट पर ही जीत मिली। इन नतीजों पर मंथन का दौर जारी है और भाजपा का मातृ संगठन कहा जाने वाला आरएसएस भी एक्टिव हो गया है। बीजेपी की करारी हार को लेकर आरएसएस इस नतीजे पर पहुंची है कि अजित पवार को गठबंधन में शामिल करना बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। संघ का मानना है कि अजित पवार को साथ लेकर बीजेपी ने अपनी ब्रांड वैल्यू को कम कर दिया। कार्यकर्ता निराश हो गए। उद्धव ठाकरे के कांग्रेस के पवार के साथ होने की वजह से मुसलमानों का वोट जाकर मिल, लेकिन बीजेपी का वोट बिखर गया। यही वजह है कि संघ का ये रुख अजित पवार के लिए टेंशन की बात है। इसकी वजह ये कि एक तरफ से चुनावी नतीजों में झटका लगा, तो वहीं आरएसएस की आलोचना के बाद उसके लिए संगठन में भी मुश्किल होगी। भाजपा ये आकलन करने में जुटी है कि गठबंधन साथियों से उसे कितना फायदा मिलता है। भाजपा तो एक सर्वे भी करा रही है जिसमें यह पता लगाने की कोशिश होगी कि अकेले चुनाव लड़ने में उसके लिए क्या संभावनाएं रहेंगी। अजित पवार के लिए एक मुश्किल ये भी है कि वो वैचारिक आधार पर समझौता करके भाजपा संग आए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तो भाजपा से वैचारिक समानता है और इसे लेकर आरएसएस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा और आरएसएस का एक वर्ग मानता है कि अजित पवार से दोस्ती का ज्यादा फायदा नहीं है। अजित पवार की पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 1 पर ही जीत हासिल हुई। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर विजय पाई। इस तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले अपनी ताकत दिखाई। इसके अलावा यदि उद्धव गुट भी एनडीए के साथ आता है तो भाजपा दोनों ही को समाहित कर लेगी। अजित पवार के लिए ये एक अस्तित्व का सवाल है। चचा शरद पवार के गुट ने चुनावी सफलता पाकर दिखाया कि जनता का उन पर भरोसा है। इसके अलावा अब यदि अजित पवार भाजपा के साथ बने रहे तो वो शरद पवार से दूर ही रहेंगे। इसकी वजह यह कि शरद पवार शायद एनडीए में ही न आए। वहीं उद्धव गुट के लिए ऐसा करना आसान है।
इस तरह डिप्टी सीएम पद के साथ आए अजीत पवार अब चौराहे पर खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डांटने का पूरा अधिकार है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित लेख में भाजपा और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन पर उठाए गए थे सवाल। पाटिल ने कहा कि जैसे माता पिता उनके बच्चों को सलाह देते हैं, वैसे ही हम आरएसएस से सलाह लेते हैं। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो पेरेंट्स डांटते हैं और सुझाव देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता उनके बच्चों के खिलाफ हैं। Bureau Report, News of India. कांग्रेस फिलहाल लोकसभा चुनाव में मिली 99 सीटों का जश्न मना रही है, लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई कि लोकसभा सीट जीतने का कांग्रेस का जश्न फीका पड़ गया। असल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव जीत भी गए। जाहिर है अब उन्हें राज्यसभा की सदस्यता छोड़नी होगी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा वाली राज्यसभा की सीट बचा नहीं सकती। मतलब लोकसभा की एक सीट के बदले उसे राज्यसभा की एक सीट गंवानी पड़ सकती है। वजह यह कि हरियाणा विधानसभा के ज्यादातर सदस्य भाजपा के पक्ष में हैं। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग का भी खतरा है। ऐसी स्थिति में हुड्डा की ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के विधायक और कुछ निर्दलीय क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए जीत संभव नहीं होगी। दीपेंद्र हुड्डा 2020 में राज्यसभा पहुंचे थे और उनका कार्यकाल 2026 तक के लिए था। मौजूदा स्थिति में भाजपा मजबूत दिखती है। उसके अपने विधायकों के अलावा जेजेपी का एक गुट, कुछ निर्दलीय और एक विधायक वाली पार्टियां उसके पक्ष में हैं। नियम के अनुसार यदि कोई राज्यसभा का सांसद लोकसभा के लिए चुना जाता है तो फिर उसे अपनी सीट छोड़नी होती है। ऐसे में रोहतक से जीतने के बाद दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट खाली हो गई है। अब चुनाव आयोग को राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करना होगा। नियम के मुताबिक 6 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाने चाहिए। माना जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव से पहले इस सीट पर इलेक्शन हो सकता है। कांग्रेस के एक विधायक वरुण चौधरी अब अंबाला लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इस तरह विधानसभा की संख्या 87 रह गई है। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 44 ही है। वहीं जेजेपी के कुल 10 विधायक हैं, लेकिन खेमेबाजी है। 2 विधायकों ने खुलकर भाजपा का साथ दिया। देवेंद्र सिंह बबली तो कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा एक अन्य विधायक रामकुमार गौतम जेजेपी लीडरशिप से नाराज हैं। कांग्रेस के 29 विधायक हैं और उसे 3 का समर्थन हासिल है। इस तरह से विपक्ष की संख्या में 32, भाजपा के 41 विधायक हैं। गोपाल कांडा, नैनपाल रावत उसे समर्थन दे रहे हैं। इनेलो के इकलौते विधायक अभय चौटाला और निर्दलीय बलराज कुंडू अब तक भाजपा के खिलाफ थे, लेकिन जेजेपी के कुछ और विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। राज्यसभा में विधायक किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकता है, उन पर कोई दल एक्शन नहीं ले सकता। ऐसे ही एक मामले में फैसला सुनाते हुए 22 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायक यदि राज्यसभा में दूसरे दल के नेता को वोट करता है तो उसकी मेंबरशिप खारिज नहीं हो सकती। Bureau Report, News of India. हरियाणा से पानी दिलवा दो, हिमाचल से पानी दिलवा दो, यूपी से पानी दिलवा दो कहते हुए केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और कहा कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। और जिस तरह के दांवपेच दिल्ली सरकार ने कोर्ट में खेले, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सरकार को तगड़ा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से आदेश से इनकार करते हुए फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच बंटवारे का मुद्दा जटिल है और इस बीच हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त पानी भेजने के अपने पहले बयान से मुकर गया है और उसने कहा कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि यमुना में पानी का बंटवारा राज्यों के बीच एक जटिल विषय है और कोर्ट के पास इसकी तकनीकी विशेषज्ञता नहीं। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना रिवर बोर्ड को शुक्रवार को सभी पक्षों की बैठक बुलाने और जल्द से जल्द इस मुद्दे पर फैसला लेने को सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि ये मानवीय आधार पर विचार के लिए शाम 5 बजे तक बोर्ड के सामने आवेदन दे। इसके पहले जब कोर्ट ने दिल्ली सरकार से टैंकर्स माफिया और पानी की बर्बादी पर रिपोर्ट मांगी तो चालाकी दिखाते हुए आतिशी मरलेना ने कहा कि टैंकर माफिया पर कार्रवाई तो हम कर ही नहीं सकते, वैसे भी वो तो काफ़ी कम पानी चुराते हैं। मतलब कि आतिशी मरलेना के हिसाब से टैंकर्स माफियाओं को पानी चुराने की पूरी आज़ादी दे दी जानी चाहिए। दिल्ली के लिए अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी का वादा करने वाली हिमाचल सरकार भी अपने रुख से पलट गई है। सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश ने अपना पुराना बयान वापस ले लिया और कहा कि उसके पास अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी नहीं है। इसके पहले आतिशी ने कहा कि टैंकर माफियाओं पर नकेल कसे जाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। दिल्ली के जल मंत्री ने कहा कि यदि टैंकर माफियाओं को पानी को रोक दिया गया तो दिल्ली में पानी की कमी पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि एक ही तरीके से पानी की कमी पूरी की जा सकती है और वो है पड़ोसी राज्यों से यमुना में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आपूर्ति। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा कि टैंकर माफिया हरियाणा से दिल्ली आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने पूछा था कि लोग परेशान हैं, ऐसे में टैंकर माफियाओं के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। इस पर दिल्ली सरकार ने जवाब दाखिल किया
केजरीवाल सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हम टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करते हैं, हरियाणा से दिल्ली में एंटर करते हैं। दिल्ली सरकार से कहा कि टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा की ओर से सक्रिय है। याचिकाकर्ता के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये हरियाणा को बताना है कि वो दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को जारी करने के बिंदु और प्राप्ति के बिंदु के बीच संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। Bureau Report, News of India. बंगाल में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एक बार फिर से टीएमसी में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अभिषेक बनर्जी पार्टी को अपने हिसाब से तो ममता अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। बूढ़े हो चुके नेताओं को रिटायरमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा करने की इजाजत अभिषेक बनर्जी को नहीं दे रही हैं। चुनाव के पहले भी टीएमसी में ये मामला गरमाया था, लेकिन चुनावों की वजह से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट कर टीएमसी में खलबली मचा दी। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबे पोस्ट में इस चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए जनता को धन्यवाद दिया, लेकिन उसी पोस्ट में उन्होंने लिखा वो थोड़े समय के लिए फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं। उनके ब्रेक लेने की सूचना से राज्य की सियासत में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। सूत्रों के अनुसार बनर्जी नई सरकार के गठन के बाद पहले संसदीय सत्र और जुलाई में प्रस्तावित बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। एक्स पर अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि पिछले साल इसी समय के आसपास मुझे नवजुवार यात्रा में भाग लेने का मौका मिला था। मैंने जमीनी स्तर पर लोगों के सामने आने वाली समस्याओं, चुनौतियों को समझने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी। बढ़ती कीमतों, मनरेगा बकाया भुगतान में रोक, कठिनाइयों को प्रत्यक्ष रूप से देखने में मैं बहुत प्रभावित हुआ और इसके जवाब में टीएमसी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए ममता को दिल्ली तक ले जाया गया। शुक्र है कि फरवरी में इस पर ध्यान दिया गया था और परिवारों की मदद के लिए लक्ष्मी भंडार योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई। उन्होंने विश्वास जताने के लिए जनता के प्रति आभार जताया और लिखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आम लोगों के गुस्से और हताशा को दर्शाते हैं। उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनावों का जनादेश राज्य के प्रति केंद्र की उपेक्षा से लोगों में नाराजगी का प्रदर्शन है। और इसके बाद से बनर्जी ने लिखा कि इलाज के लिए मैं संगठन से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहा हूं और इस दौरान इस समय का इस्तेमाल लोगों की जरूरतों को समझने के लिए होगा। इससे पहले अभिषेक बनर्जी साल 2023 में आंखों के इलाज के लिए विदेश गए थे, लेकिन ये पहला मौका है जब उन्होंने इस तरह सार्वजनिक रूप से ब्रेक लेने का ऐलान किया। बंगाल के राजनीतिक हलकों और उनकी पार्टी में इस अचानक राजनीतिक घोषणा को लेकर चर्चा है। दूसरी तरफ पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ममता बनर्जी और उनके राजनीतिक वारिस अभिषेक के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद रहा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे के दौरान ये विरोध तब दिखा जब अभिषेक बनर्जी के विरोध के बावजूद कुछ चेहरों की उम्मीदवारी बरकरार रही। अभिषेक वहां नए और युवा चेहरों को उतारना चाहते थे। Bureau Report, News of India.